हेलो एवरीवन। तो ये कहानी है लूना की, जो कि हमारे ड्रामे की फीमेल लीड है। और लूना इस टाइम पर प्रेग्नेंट है और इसके साथ ही वो तीन पार्ट टाइम जॉब्स भी करती है। हर कोई उसे देखता था तो उस पर दया ही खाता था, क्योंकि वो इस हालत में भी इतनी मेहनत कर रही थी। और उसकी वजह ये थी कि उसने अपने हस्बैंड को भी सपोर्ट करना था। और उसका हस्बैंड, जो कि हमारे ड्रामे का हीरो है, उसका नाम शीचन है। शीचन को इस टाइम पर कैंसर है और वो चाहती थी कि वो बहुत मेहनत करे और अपने हस्बैंड का भी ट्रीटमेंट करे और अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर सके। लेकिन आज जैसे ही वो उसके हॉस्पिटल रूम में एंटर हो रही होती है तो उसे कॉल पर बात करते हुए सुनती है। शीचन अपने डैड से बात कर रहा था और यहीं पर ही हमें पता चलता है कि एक्चुअली शीचन बहुत ज़्यादा रिच फैमिली से है और वो चन ग्रुप का फ्यूचर का प्रेसिडेंट भी बनने वाला है। लेकिन उसने सिर्फ और सिर्फ लूना से शादी करने के लिए अपना स्टेटस और हर चीज़ पर गिव अप कर दिया था। और आज उसके डैड उससे यही शर्त रखे हुए थे कि अगर तुम अपना ट्रीटमेंट कराना चाहते हो तो अभी के अभी मैं तुम्हें देश के सबसे बड़े डॉक्टर से भी अपॉइंटमेंट लेकर दे सकता हूँ। तुम्हारा ये मर्ज कोई बहुत बड़ा नहीं, इसका इलाज हो सकता है, लेकिन शर्त यह है कि तुम लूना को छोड़ोगे और वापस आ जाओगे। वो हमारे स्टेटस की नहीं है। ये सुनते ही लूना को बहुत बुरा फील होता है और उसने उसी समय फैसला कर लिया था कि वो खुद तो इतनी मेहनत करके भी शायद शीचन की जान नहीं बचा सकती, तो वो अपने और उसके रिश्ते पर ही गिव अप कर देगी। और फिर जब वो सो रहा होता है तो वो एक लेटर छोड़कर उसे हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है। और जब वो उठता है तो उसे एक लेटर मिलता है जिसमें उसने लिखा हुआ था कि मैंने तुम्हारे डैड से कांटेक्ट किया है तुम्हारे फ़ोन के थ्रू। वो जल्द ही तुम्हें लेने के लिए आ रहे होंगे और मुझे और अपने बेबी को भूल जाना, हम शायद अब तुम्हारी जिंदगी में कभी भी ना आए। शीचन जैसे ही ये लेटर पढ़ता है तो वो पागलों की तरह से उसे तलाश करते हुए बाहर की तरफ दौड़ लगा देता है। और फिर रोड पर जाते ही उसे पता चलता है कि यहाँ पर एक एक्सीडेंट हुआ था और उस एक्सीडेंट के पास ही उसे एक जेड पेंडेंट भी पड़ा हुआ मिलता है, जिसे देखते ही वो पहचान जाता है कि ये पेंडेंट किसी और का नहीं बल्कि ये तो उसकी वाइफ लूना का ही है। और इतने में उसके डैड मिस्टर चन भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और उनकी पर्सनैलिटी बहुत कमाल की थी। वो बहुत स्ट्रॉन्ग और पावरफुल थे। वो अपने बेटे से आकर कहते हैं कि अभी अभी हॉस्पिटल से खबर आई है कि लूना की डेथ हो गई है, मैं तुम्हारे लिए उसका फ्यूनरल अरेंज कर देता हूँ। और इसके साथ ही हमें दिखाते हैं कि अब 7 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी शीचन के दिल पर अगर किसी की हुक्मरानी है तो वो सिर्फ और सिर्फ लूना की है। वो उसकी ग्रेव पर भी जाता था और उसकी फ़ोटो को देखकर और उसके पेंडेंट को देखकर बस उसे याद ही करता रहता था। इस टाइम पर वो चन ग्रुप का प्रेसिडेंट भी बन चुका था, बहुत हैंडसम था, बहुत रिच था और इस टाइम पर सिटी में मोस्ट एलिजिबल सिंगल भी था। लेकिन उसके दिल पर सिर्फ और सिर्फ लूना ने ही हुक्मरानी की थी, वो किसी और को देखता भी नहीं था। और फिर इसी के साथ ही हम एक छोटी सी बच्ची को दिखाते हैं जिसका नाम है एना। एक्चुअली एना शीचन और लूना की ही बेटी है। लूना किसी न किसी तरह से जिंदा बच गई थी, लेकिन इस वक्त उसकी मेंटल कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उसे कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट हो गई थी, जिसकी वजह से वो खुद को एक बच्ची की तरह से कंसीडर करती थी। वो एज में बहुत पीछे रह गई थी और बजाय इसके कि वो एना की अच्छे से केयर कर पाए या फिर अपने हस्बैंड को तलाश कर सके, वो एना पर ही एक बोझ बनकर रह गई थी। और कुछ अरसे से तो उसकी तबीयत और भी ज़्यादा बिगड़ने लगी थी। उसके कुछ पड़ोसी थे जो उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखने की कोशिश करते थे, लेकिन वो सब भी उन्हीं की तरह बहुत ज़्यादा गरीब थे। एक दिन वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और डॉक्टर बताता है कि इस टाइम पर जो इसकी कंडीशन है, इसे बहुत जल्द ही सर्जरी की ज़रूरत है, लेकिन सर्जरी के लिए ठीक ठाक पैसा चाहिए था। एना अपनी सारी सेविंग्स लेकर आ गई थी और इसके साथ साथ दोनों आंटीज भी उसे जितना भी अपने पास था दे देती हैं। लेकिन डॉक्टर कहता है कि ये सिर्फ और सिर्फ अभी के लिए इसे एडमिट करने के लिए काफ़ी होगा, लेकिन अगर इसकी सर्जरी करानी है तो एना बेटा तुम्हें 3 लाख की ज़रूरत पड़ेगी। एना सोचती है कि आप इसे बस एडमिट कर लें, मैं अपनी मॉम को मरते हुए नहीं देखना चाहती, मैं किसी भी तरह से 3 लाख अरेंज कर लूँगी। अब उसके बाद एना दोबारा से काम पर लग जाती है। वो भी अपनी मॉम की तरह से बहुत हार्ड वर्किंग थी, जगह जगह छोटे मोटे काम करती थी। कचरे में से वो बॉटल्स भी इकट्ठे किया करती थी। और फिर एक दिन ऐसा आता है कि वो अपने डैड के घर के बाहर वाले ही कचरे के डब्बे के पास बैठी हुई थी। इतने में अंदर दादाजी की शीचन से लड़ाई हो जाती है। वो उसे यही कह रहे थे कि तुम किसी ब्लाइंड डेट पर नहीं जाते, मैंने एक जगह तुम्हारी मैरिज अरेंज की है, उससे भी तुम मुकर रहे हो, आखिर कब तक उस लड़की की यादों में खोए रहोगे, वो मर चुकी है, उसे भूल जाओ। लेकिन शीचन था कि मानता ही नहीं था। अब डैड को गुस्सा आता है तो वो अपने असिस्टेंट को ऑर्डर कर देते हैं कि जो जेड पेंडेंट है लूना की निशानी, उसे उठाओ और कहीं दूर फेंक दो। और वो लोग उसे घर के बाहर वाले कचरे के डब्बे में फेंक देते हैं। यहाँ पर एना भी उस टाइम पर खाने पीने की तलाश में कचरे की तलाशी ले रही थी कि यहीं पर ही उसके हाथ में वो जेड पेंडेंट लग जाता है। उसे लगने लगता है कि ये काफी प्रीशियस है, तो क्यों ना मैं इसे अपनी मॉम के ट्रीटमेंट में यूज कर लूँ।
जबकि उधर शीचन जब घर वापस लौटता है, उसे जैसे ही पता चलता है कि पेंडेंट गायब है, वो तो जमीन आसमान एक करने का ऑर्डर कर देता है। कहता है कि शहर का चप्पा चप्पा छान मारो, मुझे वो पेंडेंट चाहिए। अब उसके डैड काफ़ी बूढ़े हो गए थे, वो पहले की तरह से स्ट्रांग नहीं थे। अगर इस वक्त किसी का सिक्का चलता था तो वो सिर्फ शीचन का ही था। जबकि दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि ऐना वही पेंडेंट लेकर डॉक्टर के पास पहुंच जाती है, लेकिन उसी टाइम पर शीचन भी उसका पीछा करता हुआ वहां पहुंच गया था। उन्होंने सीसीटीवी फुटेज के थ्रू देख लिया था कि किस डब्बे में वो पेंडेंट फेंका गया है और बाद में किसने उठाया है। वो उस बच्ची तक पहुंच जाता है। वो जाते ही उससे वो पेंडेंट छीनने की कोशिश करते हैं और उसे समझाने की वो कोशिश भी करता है कि क्या तुम्हारे मॉम डैड ने तुम्हें समझाया नहीं है कि किसी की चीज़ उठाओ तो वापस कर देनी चाहिए। लेकिन वो मासूम सा फेस बनाकर कहती है कि मेरी मॉम तो बोलती ही नहीं और डैड को तो मैंने कभी देखा ही नहीं। वो उससे बार बार पेंडेंट मांग रहा था, जबकि वो छुपा रही थी। कहती है कि इसके बदले दूंगी कि आप मुझे पैसा दें, और वो भी 3 लाख। यहाँ पर असिस्टेंट कहने लगता है कि थोड़े बहुत पैसे लो और तुम यहाँ से चलती बनो, और साथ ही साथ वो शीचन को यही कहता है कि लगता है बॉस ये आपको पागल बना रही है, शायद इसके पीछे कोई बहुत बड़ा गैंग होगा बैगर्स का और ये आपको स्कैम करना चाहते हैं। और बस शीचन को भी काफी गुस्सा था। वो उसके हाथ से वही पेंडेंट छीनता है, उस बच्ची को नीचे गिराता है और कुछ नोट उसके ऊपर फेंकता हुआ वहाँ से चला जाता है। अब ऐना जाती है और डॉक्टर के पैर पकड़ लेती है और कहती है कि आप इन्हीं पैसों में मेरे मॉम का ट्रीटमेंट कर दें। लेकिन डॉक्टर कहने लगता है कि अब बात पैसे की रही ही नहीं है। ये जो पर्सन जिसने तुम पर गुस्सा किया है, तुमने उनको ऑफेंड किया है, ये मिस्टर शीचन है और इस शहर में इन्हीं की ही चलती है। अगर तुमने इनको ऑफेंड किया तो सॉरी, मैं तुम्हारी मॉम का ट्रीटमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने अपनी जॉब से हाथ भी नहीं धोना और ना ही ये हॉस्पिटल बंद कराना है, इसलिए अपनी मॉम को यहाँ से ले जाओ। लेकिन ऐना भी जिद की पक्की थी। वो वही पैसे उठाकर बार बार डिफरेंट डॉक्टर्स के पास जाती है और उनसे कहती है कि मेरी मॉम की जान बचा ले। और फिर इन दी एंड एक डॉक्टर को उस पर दया आ ही जाती है। वो उससे कहती है कि अगर तुम यहाँ पर या कहीं पर भी अपनी मॉम का ट्रीटमेंट कराना चाहती हो तो जाओ मिस्टर चैन के पास और उनसे एक माफ़ीनामा लेकर आओ, एक अपॉलॉजी लेटर हो जिस पर उन्होंने लिखा हो कि तुमने उन्हें ऑफेंड नहीं किया, वो तुम्हें माफ़ करते हैं तो फिर हम तुम्हारी मॉम का ट्रीटमेंट कर देंगे। और बस ऐना चीखती चिल्लाती हुई किसी न किसी तरह से शीचन के घर के बाहर ही पहुंच जाती है। उस टाइम पर बारिश भी हो रही थी और वो घर के बाहर खड़ी ऊंचा ऊंचा रो रही होती है। इतने में दादाजी उसकी आवाज़ सुन लेते हैं। दादाजी को आजकल बच्चों से बहुत ज़्यादा लगाव हो रहा था। वो अक्सर शीचन से भी लड़ते थे कि तुम कब शादी करोगे, ये सारा पैसा कहाँ जाएगा अगर हमारा कोई हायर ही ना हुआ तो, क्या चंद फैमिली की ब्लड लाइन तुम पर ही ख़त्म हो जाएगी, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। और इसी बात पर बाप बेटे की लड़ाई हो गई थी और शीचन घर से चला गया था। उसी टाइम पर दादा जब ऐना को देखते हैं घर के बाहर रोते हुए तो उन्हें ऐसे लगने लगता है कि जैसे वो शीचन के बचपन को दूसरी दफा देख रहे हैं। वो उसे चुप कराते हैं और बताते हैं कि इस टाइम पर शीचन घर पर नहीं है और वो बस रोती हुई वहां से आगे कहीं और उसे तलाश करने को निकल जाती है। लेकिन दादाजी बहुत चालाक थे, उन्होंने उसका एक हेयर सैंपल तोड़ लिया था ताकि डीएनए टेस्ट के लिए भेज सके। जबकि ऐना किसी न किसी तरह से वापसी के रास्ते पर शीचन की गाड़ी के सामने खड़ी हो जाती है। वो बारिश में भीगती हुई रोती हुई उससे यही कह रही थी कि इस अपॉलॉजी लेटर पर साइन कर दो जो उसने अपने हाथों से लिखा था। ये देखकर शीचन का मन तो पिघल जाता है, लेकिन उसका असिस्टेंट फिर से कहता है कि आपका साइन बहुत प्रीशियस है, हो सकता है कोई आपके साथ स्कैम कर रहा हो, ना तो अपनी स्टैंप लगाए ना ही साइन। और शीचन कहता है कि ठीक है, फिर मैं खुद आता हूँ और देखता हूँ तुम्हारी मॉम कौन है और कहीं तुम मुझे पागल तो नहीं बना रही। वो जैसे ही हॉस्पिटल के बाहर पहुंचती है तो पता चलता है कि उसकी मॉम को उन्होंने वहां से बाहर निकाल दिया है। लेकिन उस टाइम पर शीचन उसकी मॉम का फेस नहीं देख सका था। शीचन आगे बढ़ता है उसे और उसकी मॉम को देखने के लिए, लेकिन इतने में उसे दादाजी की कॉल आ जाती है। दादाजी कहते हैं कि कमीने, तुम्हारी एक बेटी भी है, तुमने मुझे बताया नहीं, कब मुझसे चोरी चोरी शादी कर ली है। एक्चुअली डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आ गई थी और पता चला था कि वही ऐना जो उनके घर के बाहर बैगर बनकर खड़ी हुई थी वो किसी और की नहीं बल्कि उनका अपना ब्लड है, उनकी शीचन की बेटी। ये सुनते ही शीचन इमरजेंसी में घर की तरफ दौड़ लगा देता है और उस टाइम पर वो ऐना को देखता भी नहीं है कि उसकी मॉम कौन है। लूना जो कि उस टाइम पर कोमा में थी, उसके सिर पर एक चोट लगती है जिसकी वजह से वो एक दफा तो होश में आ जाती है, लेकिन कंडीशन उसकी वही की वही थी। वो खुद को एक छोटी बच्ची की तरह से समझती थी। ऐना तो बस इसी से ही खुश थी कि एटलीस्ट उसकी मॉम होश में तो आ गई है और उन्हें वो वहां से लेकर अपने घर की तरफ चली जाती है। उधर घर पहुंचते ही शीचन को दादाजी से काफी डांट पड़ती है जब वो उसे कह रहे थे कि अपनी बेटी को तुमने संभाल कर क्यों नहीं रखा।
उसने चेक वाली शर्ट पहनी हुई थी और भिखारियों जैसा हुलिया था। अभी थोड़ी देर पहले हमारे दरवाजे पर आई थी तुम्हें तलाश करती हुई। क्या तुम उसकी मॉम को टॉर्चर कर रहे हो? वो अपनी माँ के लिए बहुत रो रही थी और बस यही सुनना था। और उसके कपड़ों की हालत सुनता है तो शीजन तो परेशान ही हो जाता है। उसे पता चल जाता है कि वही ऐना उसकी अपनी बेटी है। वो ऑर्डर करता है पूरे शहर में, जगह जगह अपने बॉडीगार्ड्स को भेज देता है और पैसा पानी की तरह बहाता है कि मुझे वो माँ और बेटी चाहिए जो कि भिखारियों की तरह से फिरती हैं। और फिर यहीं पर एंट्री होती है हमारी विलन की, जिसका नाम सू वानिंग है। वानिंग अभी अभी अब्रॉड से वापस आई है और आते ही उसे अपनी मॉम के थ्रू पता चलता है कि जहाँ पर शीचन के साथ वो शादी के सपने सजा रही थी वो सपने पूरे नहीं होने वाले, क्योंकि कहीं से उसकी एक वाइफ और एक बच्चा भी निकल आया है। और उसी बच्चे को तलाश करते हुए आजकल पूरे शहर को तहस नहस किया जा रहा है। अब बस वो गुस्से से पागल हो रही थी और इतनी तेज गाड़ी ड्राइव कर रही होती है कि यहाँ पर वो टक्कर ही मारने वाली थी लूना को और ऐना को, कि वो बेचारी बहुत मुश्किल से ही बच पाती हैं। लेकिन वानिंग बहुत बुरे दिल की मालिक थी। बाहर निकलते ही उनसे लड़ना स्टार्ट कर देती है। ना उनका हुलिया देखती है और ना ही ये देखती है कि इस बच्ची की माँ बीमार है। वो कहती है कि तुम लोगों की वजह से मेरी गाड़ी पर स्क्रैच लगा है और मैं बदला लेकर ही रहूंगी, चाहे तुम लोगों की आंखें ही निकाल कर बेचनी पड़े, मैं पैसे पूरे करा कर ही यहाँ से जाऊंगी। और तो और वो छोटी सी बच्ची ऐना के साथ भी जुल्म कर रही थी। वो तो उस पर हाथ भी उठाने की कोशिश करती है कि इतने में लूना उसे पकड़कर धक्का देती है और यहाँ पर उसकी लूना से फाइट भी हो जाती है। लूना ने उसे बाइट भी कर लिया था। इतने में ऐना कहने लगती है कि आंटी, अगर आपको इतना ही पैसा चाहिए तो हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं एक अंकल को जानती हूँ, वो आपको पे कर सकते हैं। वो पूछती है क्या नाम है उस अंकल का, तो वो बताती है कि वो शीचन अंकल हैं और वो कल भी मुझे मिले थे, वो मेरी मॉम का ट्रीटमेंट भी कराने वाले थे। अब ये सुनते ही वानिंग को गुस्सा आ जाता है। वो कहती है अच्छा तुम मुझे पागल बना रही हो, क्या तुम्हें शीचन का नंबर भी पता है? वो कहती है नहीं। तो कहती है ठीक है फिर मुझे पता है, क्योंकि मैं शीचन की होने वाली वाइफ हूँ। और इसके साथ ही वो शीचन को कॉल मिला देती है और वो लेडी जो एकदम बार्किंग स्टाइल में बात करती थी उसके सामने एकदम स्वीट होकर बोलने लगती है और कहती है कि मुझे सड़क पर एक छोटी सी बच्ची और उसकी क्रिपल्ड मॉम मिली है। भिखारी दिखते हैं लेकिन कहती है कि तुम्हें जानते हैं। ये सुनते ही शीचन तो परेशान ही हो जाता है। उसे समझ आ गई थी कि कोई और नहीं बल्कि वही कल वाली बच्ची है। वो उससे पूछता है कि तुम कहाँ हो? वो उसी की बिल्डिंग के बाहर खड़ी हुई थी। तो वो भी कहता है कि मैं 2 मिनट में वहाँ पहुँच जाऊँगा। और इतने में लूना की दोबारा से वानिंग के साथ फाइट हो जाती है और वो गुस्से से इतनी पागल हो गई थी कि उसने अपनी गाड़ी से एक बैट ही निकाल लिया था। वो इसी बैट से लूना पर अटैक करने वाली थी कि ऊपर से पहुंच जाता है शीचन, जो उसे रोक लेता है और उसे देखते ही वो डर के मारे बैट नीचे फेंक देती है। और शीचन जैसे ही लूना को देखता है तो बस देखता ही रह जाता है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। इतने सालों पुराना उसका प्यार, जिसके बारे में उसे लगता था कि वो खो चुका है, उसके सामने बैठा हुआ था। वो आगे बढ़ते ही लूना को हक कर लेता है, लेकिन जब उसकी कंडीशन को देखता है तो उसकी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसका मानसिक संतुलन खराब हो चुका था और इसके साथ ही वो अपनी बेटी ऐना को इतनी बुरी कंडीशन में देखता है तो उसे लगता है कि वो खुद गिल्टी है। उसे इन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए था, जो वो नहीं कर सका। वो पूछता है तुम दोनों को किसने मारा? ऐना बताती है इस आंटी ने। तो वो उठता है और वानिंग को इतना जोर का थप्पड़ मारता है कि वो ट्विस्ट होती हुई दूर जा गिरती है और वो सारे लोगों के सामने अनाउंस कर देता है कि ये मेरी कोई फियांसी नहीं है, मैंने इससे शादी का वादा नहीं किया और अगर मेरे डैड ने ये मैरिज अरेंज की भी है तो मैं आज सब लोगों के सामने इससे शादी से इनकार करता हूँ। जबकि उसी टाइम पर हमें दिखाते हैं जो कि उसकी एडॉप्टिव मदर थी, वो इस टाइम पर चैन फैमिली के घर में आकर बैठी हुई थी और दादाजी शादी से साफ साफ मुकर चुके थे। कहते हैं कि अब शीचन की एक बेटी भी है और उसकी एक वाइफ भी है, तो ऐसी हालत में हम तुम्हारी बेटी से उसकी शादी नहीं करा सकते। आई एम सॉरी, जो बात हुई थी वो यहीं की यहीं खत्म। जबकि उधर शीचन ऐना को और लूना को हॉस्पिटल में एडमिट कराता है। ऐना भी एक दफ़ा शॉक की वजह से बेहोश हो गई थी। जब वो होश में आती है तो शीचन उसे ये नहीं बताता कि मैं तुम्हारा डैड हूँ, क्योंकि उसे पता था कि एक दफ़ा मैंने ऐना के सामने अपना बुरा इंप्रेशन दिया है और इतना कुछ सुनने के बाद वो फिर से परेशान हो जाएगी, शायद मुझे एक्सेप्ट भी ना कर सके। तो वो बस उससे यही कहता है कि मैं वादा करता हूँ कि आइंदा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, तुम्हारी मॉम का भी ट्रीटमेंट कराऊंगा, क्योंकि मैं अपने किए पर काफ़ी शर्मिंदा हूँ। जबकि इतने में शीचन को पता चलता है कि उसके डैड की कंडीशन काफी खराब हो गई है, उन्हें अभी हार्ट अटैक हुआ था और वो भी इसी हॉस्पिटल में एडमिट है। असिस्टेंट बताता है कि वो बार बार अपनी पोती के बारे में पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर शीचन कहने लगता है कि डैड को इनके बारे में नहीं बताना, क्योंकि अगर डैड को पता चल गया कि उसकी माँ लूना है तो पहले भी इन्होंने लूना को और मुझे अलग करने की कोशिश की थी, तो अब लूना को लेकर मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। एक दफा खामोशी रखो और यही कहो कि अभी तक वो बच्ची और उसकी माँ का पता नहीं चला।
जबकि उधर दादाजी हॉस्पिटल में कहीं पर भी बच्चे को देखते थे तो उन्हें बस अपनी पोती की याद आने लगती थी। उन्हें हर बच्चे के फेस में ऐना का ही चेहरा दिखाई देता था और इतने में एक दफा ऐना उनके सामने से भी गुजर जाती है और उन्हें लगता है कि शायद ये मेरा वहम है, मैं हेलुसिनेशन कर रहा हूँ। ऐना अपनी मॉम के लिए बहुत परेशान थी और उसे पता चलता है कि सिर्फ एक ही सर्जन है जिसका नाम डॉक्टर फेंग है। सिर्फ वो ही उसकी मॉम का ट्रीटमेंट कर सकता है, लेकिन उसकी अपॉइंटमेंट मिलना बहुत मुश्किल है। जबकि उधर लूना को वॉक कराने के बाद ऐना जब अपने कमरे में वापस आती है तो वहाँ पर दो लोग कमरे में बैठे हुए थे। उन्हें जैसे ही पता चलता है कि ये वही बच्ची है जिसे शीचन के लोग तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो उसे उठाते हैं और शीचन के पास ले जाकर पैसे मांगने की कोशिश करते हैं। और इतने में शीचन भी वहाँ पहुँच जाता है और उनको ठीक ठाक सबक सिखाता है और कहता है कि इन लोगों को उठाकर यहाँ से फेंक दिया जाए, क्योंकि उससे पहले उन्होंने उसकी बेटी के साथ बदतमीजी जो की थी। शीचन ऐना को प्यार करना चाहता था, उसके करीब आना चाहता था, लेकिन ऐना जब भी उसे देखती थी तो डर जाती थी और वो काफ़ी शर्मिंदा था, इसीलिए उसके ज़्यादा क्लोज नहीं आता था। वो सोचता था कि शायद मैं बच्ची को डरा ही ना दूँ, वो बस खामोशी से उसकी सुरक्षा करना चाहता था। इतने में वो उससे कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ स्पेशलिस्ट को हायर किया है जो कि तुम्हारा और तुम्हारी मम्मी का ख्याल रखेंगे। उसमें से एक ड्रेस डिज़ाइनर थी और एक केयर टेकर थी और साथ ही साथ एक न्यूट्रिशनिस्ट भी थी, जो कि ऐना से उसकी और उसकी मॉम की पसंद के बारे में पूछने लगते हैं। लेकिन ऐना वो बहुत ही शांत स्वभाव की थी। वो कहती है कि ना तो मुझे टॉयज चाहिए ना ही महंगे ड्रेस, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मेरी मम्मी की ट्रीटमेंट के लिए पैसा जमा हो जाए और डॉक्टर फैंग उनकी सर्जरी के लिए रेडी हो जाए। वो सब हैरान हो जाते हैं कि ये चेन ग्रुप की नई हायरिस ये कितनी स्वीट और कितनी शाय सी बच्ची है। और इसके साथ ही जैसे ही वो वहाँ से गुजरते हुए डॉक्टर फैंग को देखती है तो उनके पीछे भागने लगती है। उधर शीचन लूना के साथ अकेला था। वो उसे उस एक्सीडेंट के बारे में पूछने लगता है, लेकिन उसके सर में दर्द होने लगता है। वो चिल्लाती है, उसे पास्ट का कुछ भी याद नहीं था। जबकि उधर डॉक्टर फैंग का पीछा करते करते ऐन अपने ही दादा के रूम के बाहर पहुंच जाती है, जहाँ पर बॉडीगार्ड उसे अंदर जाना अलाउ नहीं कर रहे थे। वो बहुत कहती है कि अंदर डॉक्टर फैंग है और उनसे मिलना बहुत जरूरी है, सिर्फ वो ही मेरी मम्मी को बचा सकते हैं। वो रोती भी है, गिड़गिड़ाती भी है, पर कोई भी उसकी नहीं सुनता। इतने में वार्निंग वहाँ पर आती है, जो कि दादाजी से मिलकर उन्हें कन्विंस करना चाहती थी, एक अच्छी बहू के तौर पर उन्हें दिखाना चाहती थी कि किसी तरह से वो मान जाए और शीचन और मेरी शादी दोबारा से पक्की कर दें। लेकिन इतने में वो ऐना को वहाँ पर देखती है तो उसे दोबारा से गुस्सा आने लगता है कि इसी बच्ची की वजह से शीचन ने मुझे थप्पड़ भी मारा था, इससे तो मैं बदला लेकर ही रहूंगी। यहाँ पर वो उससे काफी लड़ती है और कहती है कि तुम्हारी मॉम क्रिपल्ड है, क्रिपल्ड ही रहेगी, बल्कि तुम दोनों को तो जीना ही नहीं चाहिए। और डॉक्टर फैंग से मिलने के सपने तो तुम छोड़ ही दो, वो मिस्टर चेन के पर्सनल डॉक्टर हैं और इस वक्त वो सिर्फ उन्हीं को ही टाइम देंगे, तुम जैसे गरीबों को नहीं। यहाँ पर उन दोनों की काफी लड़ाई होती है और इसी लड़ाई के बीच ऐना ने अपनी मॉम की तरह फिर से वार्निंग को बाइट भी कर लिया था और उनके लड़ने की आवाज सुनकर दादाजी परेशान हो जाते हैं। डॉक्टर फैंग कहता है कि आप रेस्ट करें, मैं खुद बाहर जाकर देखता हूँ कि क्या हो रहा है। वो डॉक्टर जैसे ही बाहर आता है तो ऐना उनसे रिक्वेस्ट करने लगती है कि प्लीज आप मेरी मॉम का ट्रीटमेंट कर दें, वरना वो मर जाए। गॉड के बाद आप ही हैं जो उन्हें बचा सकते हैं। लेकिन वर्निंग उस डॉक्टर को भी डरा देती है और कहती है कि अगर मिस्टर चन को पता चल गया तो वो तुम्हारे हाथ काट देंगे, तुम कभी भी सर्जरी नहीं कर पाओगे। तुम्हें पता नहीं है कि वो गुस्से के कितने तेज हैं, तुमने सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का इलाज करना है और इन जैसे गरीबों का नहीं। वो डॉक्टर जिसका मन पहले पिघल रहा था अब वो दोबारा से स्ट्रिक्ट हो जाता है और वार्निंग कहने लगती है कि इस जैसे लोगों को तो मुझे अच्छे से सबक सिखाना आता है। साथ ही साथ वो हर जगह यही कहती थी कि मैं चैन फैमिली की होने वाली बहू हूँ और ये बात सुनकर हर कोई खामोश हो जाता था, क्योंकि वो लोग शीचन से बहुत डरते थे। इतने में ऊपर से शीचन आ जाता है और वो जब वार्निंग को उसके करीब देखता है तो ऐना को बचा लेता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें लास्ट टाइम वार्निंग दे रहा हूँ, इस बच्ची के करीब ना आना। और ये कहकर उसे वहाँ से भेज देता है कि तुम मेरी फियांसी नहीं हो। साथ ही साथ वो डॉक्टर फैंग को कहता है कि इस बच्ची की मॉम का ट्रीटमेंट आप ही करेंगे। उधर लूना बहुत परेशान हो गई थी क्योंकि ऐना खो गई थी। वो डर के बेड से नीचे गिर जाती है। शीचन आता है, बहुत प्यार से उसे ऊपर बिठाता है और यहाँ पर डॉक्टर फैंग को जैसे ही उस बच्ची ऐना का नाम पता चलता है तो वो पहचान जाता है किसी नाम की बच्ची को तो दादाजी काफी टाइम से तलाश कर रहे थे, तो क्यों ना ये बात जाकर मैं मिस्टर चैन को भी बता दूं। वो जाता है मिस्टर चैन के पास और कहता है कि जिस नाम का आप जिक्र कर रहे थे वही नाम, यहाँ पर एक बच्ची और उसकी एक माँ भी एडमिट हुए हैं। मेरे पास उनका फोन नंबर भी है, अगर आप आवाज के थ्रू पहचान कर सकते हैं तो आपको जाने के लिए तकलीफ नहीं करनी पड़ेगी। और वो उसी टाइम पर उस बच्ची को फोन मिला देते हैं और जैसे ही ऐना की आवाज सुनते हैं तो तुरंत ही पहचान लेते हैं। कहते हैं कि ये तो वही बच्ची है। उसे बोलते हैं कि मैं तुम्हारा दादा हूँ, लेकिन वो कहती है कि मेरी तो सिर्फ एक मॉम है, कोई दादा नहीं, कोई बाप नहीं।
और बस इतने में जब वो फ़ोन पर उनसे बात कर ही रही थी तो पता चलता है कि किसी ने उनके कमरे पर अटैक कर दिया है। और वो और कोई नहीं बल्कि हमारी विलन ही थी, जो कि 2-3 गुंडे भी साथ लेकर आई थी। कहती है कि आज तुम लोगों को मैं उठाकर बाहर फेंकूंगी, तुम लोगों की टांगे तोड़ दूंगी। और दादाजी ने फ़ोन पर ये सब सुन लिया था। वो बहुत परेशान हो जाते हैं और उन्हें ये भी पता चल गया था कि उस बच्ची की माँ वो बहुत बीमार है और तो और वो बिल्कुल एक फूल बन चुकी है, जिसका जहन 8-9 साल के बच्चे के टाइम पर आकर जैसे रुक ही गया हो। वो ऑर्डर करते हैं कि इस टाइम पर मेरी पोती एक मुसीबत में है और अभी के अभी उसे जाकर बचाना होगा। उसी टाइम पर वानी उन माँ बेटी को उठाकर हॉस्पिटल से बाहर फेंकवा रही थी। यहाँ पर डैड जाने से पहले शीचन को भी कॉल कर देते हैं और कहते हैं कि आओ और अपनी बेटी को बचाओ, तुम इस वक्त मीटिंग में बैठे हो, मेरी पोती से इम्पोर्टेंट और क्या हो सकता है। जबकि वानी उन्हें बाहर फेंक कर उन पर काफी गुस्सा निकालती है और उन्हें अपने सामने नील डाउन करने का ऑर्डर भी कर देती है और कहती है मैं तुम लोगों को तब माफ करूंगी जब मैं लीशी से तुम लोगों की पिटाई भी करूंगी और तुम लोग हर बार मुझे सॉरी सॉरी बोलोगे। इसी मारपीट में वो माँ बेटी काफी तड़पते हैं और जैसे ही वो ऐना को एक लीश से मारने वाली थी, लूना आकर उसे बचा लेती है और साथ ही साथ दादाजी भी वहां पहुंच गए थे, जो कि तुरंत ही उसे रुकने का ऑर्डर कर देते हैं। दादा के सामने वो फिर से अच्छा बनने का नाटक करने लगती है और कहती है कि इसने आपका डॉक्टर छीनने की कोशिश की थी, ये सारों को बेवकूफ़ बनाती फिर रही है। और तो और यह हॉस्पिटल आपका है, इसने यहाँ के बिल्स भी नहीं पे की और यहाँ से भागने की कोशिश की है, इसलिए मैं इनको थोड़ा सबक सिखा रही थी। आखिर को मैं आपकी होने वाली बहू तो हूँ। लेकिन दादाजी उसे पकड़वा देते हैं और कहते हैं कि इस लड़की की टांगें ही तोड़ दो और उसे नीज के बल नीचे गिरा दिया जाता है। दादाजी कहते हैं कि ये मेरी पोती है। उसके साथ वो जैसे ही लूना को देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं। कहते हैं कि लूना तुम जिंदा थी। इतने में वार्निंग को अपनी जान की पड़ जाती है। वो उनके सामने इनोसेंट होने का नाटक करती है और कहती है कि प्लीज़ मैं सू फैमिली की इकलौती ही बेटी बची हूँ, मुझ पर कुछ तो दया करें, वरना मुझे मरवा दिया तो सू फैमिली आगे कैसे चलेगी। और उनके साथ उनके अच्छे रिलेशंस थे। तो दादाजी कहते हैं कि सू फैमिली के नाम पर ही मैं तुम्हें छोड़ता हूँ, पर ये आखिरी दफ़ा तुम्हारी माफ़ी है। दादाजी ऐना को प्यार करते हैं और साथ ही साथ उसकी मॉम के बारे में पूछते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो एक फूल बन चुकी है। उसकी मेमोरी भी लॉस हो गई है, उसे कुछ भी याद नहीं, वो एक बच्चे की तरह से एक्ट कर रही है। लेकिन दादा को अब इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। टाइम के साथ वो काफ़ी बदल गए थे और वो ऐना से इतना प्यार करते थे कि वो ऐना और लूना दोनों को अपने घर पर लेकर आ जाते हैं। साथ ही साथ वो ऐना से कहने लगते हैं कि मैं तुम्हारा दादा लगता हूँ। उन्होंने उसे डीएनए टेस्ट के थ्रू प्रूफ भी दिखाया था और वो बोलते हैं कि तुम्हारी मॉम और तुम्हारे डैड की मैं बहुत जल्दी एक वेडिंग भी अरेंज कराऊंगा। इतने में शीचन वहाँ पहुँच जाता है, ऐना को देखता है और फिर साथ साथ अपने डैड को भी। तो कहने लगता है कि अब की बार आप मुझे और लूना को अलग नहीं कर पाएंगे। और डैड कहने लगते हैं कि तुम पागल हो, मैं अभी के अभी ऐना से यही बात कर रहा था कि तुम्हारी और लूना की जल्दी वेडिंग अरेंज कराऊं, और तुम हो कि मेरे बारे में नेगेटिव सोच रहे थे। मैं अब पहले जैसा नहीं रहा। ये सुनकर शीचन भी खुश हो जाता है और उसके बाद वो लूना के सामने नील डाउन करता है, हाथ आगे करके उससे कहता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। और वो उसके हाथ में अपना हाथ पकड़ाने की बजाय बहुत क्यूट से स्टाइल में अपना फेस उसके हाथ पर रख देती है और कहती है ठीक है। लेकिन फिर बाद में उससे पूछने लगती है कि वैसे ये शादी होता क्या है। वो उसे कहता है कि मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आइंदा तुम्हें कोई बुली नहीं करेगा और मैं तुम्हारी और तुम्हारे बच्चे की प्रोटेक्शन करूंगा, यही होगी हमारी शादी। अब उसके बाद ऐना की टेक केयर करने के लिए नैनी आ जाती है और लूना इस टाइम पर शावर से निकली ही थी कि वो गिरने वाली होती है। शीचन उसे संभाल लेता है, उसे बहुत क्लोज से इतने सालों बाद देखता है तो उसका मन करता है कि अपनी वाइफ को एक किस कर ले। लेकिन फिर उसे ख्याल आता है कि ऐसा करके मैं इसे डरा दूंगा। वो बस यही कहता है कि तुम आज भी बहुत सुंदर लग रही हो। उसे दोबारा से कुछ याद करने को बोलता है तो उसके सिर में पेन होने लगता है। तो वो उसे कहता है शांत हो जाओ, कोई बात नहीं, जोर ना डालो खुद पर। और फिर उसे अपने साथ एक अच्छी सी जगह पर खाना खिलाने लेकर जाता है। उसके सारे फेवरेट फूड्स उसे खिलाता है, उसकी बहुत अच्छे से टेक केयर भी करता है। लेकिन यहाँ से वापसी पर उसे सू फैमिली दिखाई दे जाती है। वानी और उसकी मॉम उससे काफ़ी लड़ते हैं और कहते हैं कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, शादी का वादा करके अब हमें सारों के सामने एम्बैरस कर रहे हो। और वो कहता है कि कंपनसेशन के तौर पर मैं आप लोगों को एक लैंड भी देने को तैयार हूँ जो काफ़ी अर्से से आप लोग लेना चाहते थे। लेकिन मम्मी इनकार कर देती हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक्चुअली वानिंग उनकी अडॉप्टिव डॉटर है। वानिंग की एक सिस्टर हुआ करती थी जिसका नाम श्याओ था और श्याओ बचपन में जब शीचन के साथ खेल रही थी तब वो कहीं मिसिंग हो गई थी। वो कहते हैं कि अब उसका ब्लेम लो और उसके बदले तुम इससे शादी करो, क्योंकि शादी तो तुम्हारी श्याओ के साथ होनी थी। लेकिन शीचन कहता है कि मैं तब बहुत छोटा था और मेरी गलती से नहीं, आपकी नैनी की केयरलेसनेस की वजह से वो गुम हुई थी और मैं शादी करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ लूना से। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मम्मी आज तक श्याओ को भूली नहीं है और वो वानिंग से कहने लगती हैं कि कभी मुझे मेरी असली डॉटर मिलेगी
तो वो कहती है ज़रूर मिलेगी। आपको याद नहीं, उसका एक बर्थ मार्क है, उसकी नेक पर है, उसके थ्रू हम उसे ज़रूर तलाश कर लेंगे। अब शीचन अपनी वाइफ की बहुत अच्छे से केयर करता था। वो उसके हेयर भी ब्लो ड्राई करता है, उसे बहुत प्यार से रखता है, उसकी केयर करता है। और इसके साथ साथ एना भी अब एक लिटिल प्रिंसेस की शक्ल में उनके सामने आई थी। वो कहता है कि कल मैं एक इवेंट अरेंज कर रहा हूँ जिसमें हम एना की बर्थडे भी सेलिब्रेट करेंगे और उसके साथ ही मैं तुम लोगों को दुनिया के सामने भी अनाउंस करूँगा अपनी फैमिली के तौर पर। और जब लूना वो ड्रेस पहन कर आती है तो शीचन बस उसे देखता ही रह जाता है। वो बहुत सुंदर लग रही थी, वो उसका फर्स्ट लव थी जिसे वो कभी भुला नहीं पाया था और लाइफ ने उसे दूसरा और इसके साथ ही हमें पता चलता है कि वॉर्निंग ने कुछ किडनैपर्स से कांटेक्ट किया है और उन्हें बहुत भारी रकम ऑफर की है इस काम के बदले कि वो लूना से एना को किडनैप करके ले जाएं और फिर उसे रैंसम बनाकर वो उन दोनों की मैरिज को कैंसिल कर सके। और फिर ऐसा ही होता है, एना को किडनैप कर लिया जाता है। दादाजी भी जब ये सारा कुछ देखते हैं तो अपने बॉडीगार्ड्स को उनके पीछे भगा देते हैं। वो किडनैपर्स पीछे आती हुई गाड़ियों से अपना पीछा छुड़ाने के लिए एक मॉल के करीब जाकर अपनी गाड़ी रोकते हैं और वहां से एना को ले जाकर कहीं गायब करने लगते हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि ये मॉल किसी और का नहीं बल्कि एना का खुद का है, यानी कि उसके डैड शीचन का। शीचन उस टाइम पर कुछ फाइल्स को चेक कर रहा था और आजकल उसके अंडरलिंग्स काफ़ी खुश नजर आते हैं क्योंकि बॉस ने गुस्सा करना कम कर दिया था। वो बहुत प्लेजेंट मूड में रहता था और सब समझ गए थे कि इसकी वजह यह है कि उसको अपनी वाइफ और अपनी बेटी मिल चुकी है। शीचन यहाँ पर अपनी बेटी को पहचान लेता है जब किडनैपर्स उसे लेकर जा रहे थे। वो जाता है और एना को प्रोटेक्ट करता है और उसके बाद उन किडनैपर्स को भी पकड़वा लेता है। वो लोग मान तो नहीं रहे थे लेकिन फिर भी शीचन को 100% कन्फर्म था कि ये काम किसी और का नहीं बल्कि सु वार्निंग का ही हो सकता है। वो कहता है कि इनसे पक्के सबूत लेकर आओ, तभी मैं कोई स्टेप लूंगा और इस वार्निंग को इस दफा सजा दिलवाऊंगा। उधर लूना जैसे ही एना को देखती है कि वो ठीक ठाक वापस आ गई है तो वो भी काफ़ी खुश हो जाती है। इतने में उसे भूख फील होती है तो वो उसी इवेंट में जाकर कुछ खाना पीना तलाश करने लगती है। वो एक फूल थी, उसे ये भी नहीं पता था कि उसने प्रॉपर ड्रेसिंग भी नहीं की हुई। यहाँ पर वो दोनों माँ बेटी जब खाना खा रहे होते हैं तो उसी टाइम पर वहाँ वर्निंग भी पहुँच जाती है। वो जैसे ही देखती है कि एना यहाँ पर ठीक ठाक फिर रही है तो उसे लगता है कि वो किडनैपर्स बिल्कुल बेकार थे, उन्होंने अपना काम ठीक से नहीं किया, तो मैं ही ये काम ढंग से करके दिखाऊंगी। यहाँ पर वो सबके सामने लूना और एना की इंसल्ट करने लगती है। वो कहती है कि देखा ये कैसी फूल है, ये कोई शीचन की वाइफ नहीं है बल्कि ये उसकी मिस्ट्रेस है जिसने किसी न किसी तरह से उसके बेड तक एक्सेस हासिल किया और अब अपनी बेटी को लेकर उसे ब्लैकमेल कर रही है, ये फूल होने का नाटक करती है। वो सारे लोगों से क्वेश्चन करने लगती है कि क्या आप लोगों को लगता है कि ये चंद फैमिली की बहू बनने के काबिल है। और इसी तरह से वो सारों के सामने उसका काफ़ी मजाक उड़ाती है और दिखाती है कि ना इसको कोई मैनर्स है और ना ही इसकी बेटी को। और इसके साथ साथ वो अपनी मम्मी को भी भड़काने लगती है। ये बार बार कहे जा रही थी कि देखिए मम्मी, ये वही लड़की है जिसने आपकी शियाओं की जगह ले ली है, यहाँ पर आपकी शियाओं ने इस फैमिली की बहू बनना था, ये उसका स्टेटस छीन रही है और ये किसी भी तरह से उसके काबिल ही नहीं है। और बस मम्मी भी गुस्से में आकर उस पर हाथ उठाने ही वाली थी कि इतने में एक सर्वेंट आ जाती है और उन दोनों को अंदर ले जाती है कि आपकी स्टाइलिस्ट आ गई है। लूना एकदम रेडी होकर खड़ी हुई थी तो वार्निंग उसके पास पहुंच जाती है और कहती है कि मैं हर कीमत पर शीचन से शादी करके ही रहूंगी, चाहे इसके लिए मुझे तुम्हें खत्म ही क्यों ना करना पड़े। वो उसे मारती है और उसे उसकी शक्ल शीशे में दिखाते हुए कहती है कि तुम इस काबिल नहीं कि उसकी वाइफ बन सको, सिर्फ मैं ही उसकी वाइफ बनने के काबिल हूँ। और यहाँ पर उससे लड़ते लड़ते वो जज्बात में इतनी आगे बढ़ जाती है कि उसका गला ही दबाने लगी थी और एक बार बेहोश होकर लूना नीचे गिरती है और उसका सर किसी चीज से टकरा जाता है। अब वर्निंग डर के पहले बाहर भाग जाती है, सोचने लगती है कि कहीं ये सचमुच में तो नहीं मर गई। और फिर उसे ख्याल आता है कि अगर मारी गई है तो अच्छा है, मैं कोई ना कोई प्लान बना लूंगी, माँ को तो साइड पर कर दिया, बेटी को भी साइड पर कर दूंगी। और इसके साथ ही वो एना से कहने लगती है कि मुझे पता है कि तुम्हारी मम्मी कहाँ है, आओ मैं तुम्हें उनके पास लेकर जाती हूँ। और इसके साथ ही उसने एक छुरी भी उठा ली थी जिसके थ्रू वो एना को भी खत्म करना चाहती थी। और प्लान उसने यही बनाया था कि ये सारा कुछ उनके किडनैपर्स पर डाल दूंगी कि रैंसम में फेल होने के बाद उन्होंने आकर इन दोनों को मार दिया है। अब उसी कमरे में जब एना अपनी माँ को बेहोश देखती है तो वो परेशान हो जाती है और इतने में पीछे से प्लानिंग करती हुई वर्निंग अंदर एंटर होती है और उसी टाइम पर लूना की आंख खुल गई थी। और अब की बार ऐसा लगता था कि जैसे उसके हवास भी बिल्कुल ठीक हो गए हैं। वो अब पहले जैसी बच्ची नहीं रही। वो जैसे ही उसके हाथ में नाइफ देखती है तो खड़ी हो जाती है और अपनी बेटी को प्रोटेक्ट करती है। फिर वही नाइफ अपने हाथ में लेकर कहने लगती है कि अगर तुम इससे खेलना चाहती हो तो मैं भी बहुत अच्छा खेल खेल सकती हूँ। लूना ने उस पर छुरी तानी हुई थी। एन टाइम पर शीचन पहुंच जाता है। उसे कोई परवाह नहीं थी किसी भी और बात की। वो लूना को देखता है तो उसे गले लगा लेता है।
यहाँ पर वर्निंग बहुत भड़काने की कोशिश करती है और बार बार कहती है, देखा आपकी आंखों के सामने ये मुझे छुरी से टुकड़े टुकड़े कर देना चाहती थी। अब तो आप मान जाएं कि ये कितनी विशियस है, सब नाटक कर रही हैं। लेकिन वो उसकी एक भी बात पर विश्वास नहीं करता और उसे थप्पड़ मार कर कहता है कि तुम्हें कितनी दफा वार्निंग दूं कि मेरी फैमिली से दूर रहो। अब साथ ही मम्मी भी आ जाती हैं और तो और मम्मी को आते ही ऑफ कोर्स अपनी ही बेटी की साइड लेनी थी। वो शीचंद से कहने लगती है कि तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि मेरी बेटी ने इसे पहले बुली किया था। सबने तो यही देखा है ना कि तुम्हारी वाइफ ने छुरी उठाई हुई थी। और इसके साथ ही वो उसे इमोशनली ब्लैकमेल भी करने लगते हैं और कहते हैं कि मर्द की एक ही जुबान होती है। तुम्हारे डैड ने बचपन से जुबान दी हुई थी कि तुम शियाओ के फियांसे हो और तुम्हारी शादी उसी से होगी। जब शियाओ वापस आई तुम्हें वादा निभाना पड़ेगा और इस लड़की को छोड़ना पड़ेगा। और अगर तुम अपनी जुबान से फिरे तो फिर इससे ये जाहिर होता है कि तुम्हारे मन में अपनी फैमिली के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं, तुम अपने परिवार का नाम डुबो दोगे। अभी उनकी यही बहस चल रही होती है कि इतने में पता चलता है कि उन किडनैपर से पूछताछ हो चुकी है और वो इस टाइम पर साथ वाले कमरे में है। वर्निंग एक बार डर तो जाती है लेकिन फिर भी वो ओवर कॉन्फिडेंस की दुकान थी, उनके साथ ही वहां जाकर बैठ जाती है। और जब किडनैपर्स उसे देखते हैं तो कहते हैं कि यही वो लेडी है जिसने हमें एना को किडनैप करने को बोला था। और उसने ऑफ कोर्स साफ मुकर जाना था, वो ऐसा ही करती हैं। लेकिन उन किडनैपर्स ने भी अपने पास कुछ सबूत रखे हुए थे, वो उसकी रिकॉर्डिंग उनको दिखा देते हैं जिसमें वो साफ साफ उन्हें पैसे देने की बात कर रही थी। लेकिन वर्निंग फिर से अपनी प्यारी प्यारी बातों में अपनी मम्मी को लेकर आ जाती है और मम्मी से कहती है कि ये सारी कारस्तानी इसी लड़की की है जो कि अभी तक फूल होने का नाटक कर रही थी और अब देखिए कितनी एकदम से संभली हुई है। ये नहीं पता था कि उस सिर पर चोट लगने की वजह से फिर से ठीक हो गई है। और मम्मी भी कहने लगती है कि ये लड़की विश्वास के काबिल नहीं है, इसने मेरी बेटी को फ्रेम किया है, वरना ये तो इतनी इनोसेंट है, ये तो कभी किसी को खरोच भी नहीं आने देती। और यहीं पर ही शीचन उन्हें एक और सबूत दिखा देता है जो कि उसके असिस्टेंट ने निकाल कर लाया था। जब वो छुरी उठा रही थी और खड़ी प्लानिंग कर रही होती है तो उसी टाइम पर वो उनको दिखाता है कि ये देख लें, आपकी बेटी ने पहले छुरी उठाई है और मेरी वाइफ को खत्म करने की कोशिश की थी। अब जब वो पकड़ी जाती है तो मम्मी के सामने दोबारा से शियाओ वाला नाटक करने लगती है और कहती है कि मैं तो सिर्फ और सिर्फ शियाओ की जगह ले रही हूँ, उसकी रिप्लेसमेंट हूँ। आप भूल गई आपकी शियाओ के साथ क्या हुआ था, ये लड़की उसकी जगह लेने के लिए आ रही है। और फॉर गॉड सेक आप मुझे समझने की कोशिश करें और मेरी साइड लें। मुझे इस लड़की पर सिर्फ और सिर्फ इस वजह से गुस्सा था कि मेरी सिस्टर का स्टेटस छीनना चाहती है। और बस इस इमोशनल ब्लैकमेलिंग में मम्मी फिर से आ जाती हैं और कहती हैं कि अगर किसी ने वर्निंग को हाथ लगाया तो मेरी लाश के ऊपर से गुजर कर जाना होगा। और शीचन कहता है कि ठीक है, आपकी विश तो ऐसे ही पूरी कर देंगे। इतने में ऊपर से दादाजी पहुंच जाते हैं और वो आकर कहने लगते हैं कि मैंने हमारी फैमिली के पास्ट रिलेशंस की वजह से इस लड़की को पहले भी एक चांस दिया था, पर ये तो सुधरने वाली ही नहीं है। इसकी जुर्रत कैसे हुई, इसने मेरी पोती को किडनैप किया। और यहाँ पर मम्मी इतने बड़े बड़े ड्रामे करना स्टार्ट कर देती हैं। उनके ओवर एक्टिंग देखने के बाद सबको रुकने का हुक्म देना पड़ता है। वो कहते हैं कि ठीक है, तुम्हारा फेस देखकर आज मैं फेस सेविंग के तौर पर तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा, लेकिन अब की बार अगर इस लड़की ने एक भी और हरकत की तो उसके बाद तुम्हें इसकी बॉडी ही मिलेगी। और उनके इस ऑर्डर की वजह से शीशन बिल्कुल भी खुश नहीं था। वो उसे सजा देना चाहता था लेकिन बस डैड के आगे कुछ बोल नहीं पाया था। और फिर उसके बाद अकेले में जब उसे पता चलता है कि मेरी लूना बिल्कुल ठीक ठाक हो गई है और इमोशंस में आकर लूना ने उसे हक भी कर लिया था, वो काफी खुश हो जाता है। वो दोनों रात के टाइम पर इकट्ठे अपनी बेटी को स्टोरी भी सुनाते हैं और एना भी बहुत खुश थी क्योंकि अब उसकी मॉम भी ठीक हो चुकी थी और उसके मॉम डैड दोनों उसके साथ थे। इससे बड़ी बात उसके लिए और क्या हो सकती थी। और फिर बेटी को सुलाने के बाद लूना अपने हस्बैंड के पास आ जाती है और वो दोनों इकट्ठे अपना क्वालिटी टाइम भी स्पेंड करते हैं। और इसके साथ साथ वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें कार एक्सीडेंट के बारे में कुछ याद आया, लेकिन वो कहती है कि नहीं, बस सिर्फ इतना ही याद है कि उस दिन किसी ट्रक ने आकर मुझे टक्कर मार दी थी। उधर मम्मी आज तक शियाओ को तो भूली नहीं थी और उसने अभी भी बहुत से लोगों का टास्क लगाया हुआ था कि वो शियाओ को जाकर तलाश करें, जहाँ पर उन्हें कुछ हिंट मिलते हैं कि किस गांव में उनकी शियाओ को देखा गया था। तो वो फैसला करती हैं कि वो खुद वहां जाकर विजिट करेंगी, जबकि एना और लूना दोनों बहुत अच्छी और हैप्पी लाइफ गुजार रही होती हैं। दादाजी भी उनके साथ बहुत खुश थे। वो कहते हैं कि बहुत ही जल्द तुम लोगों की वेडिंग अरेंज हो रही है, तो लूना क्यों ना तुम आज जाकर शॉपिंग करो, शीचन तो बहुत बिजी रहता है, लेकिन तुम्हारे पास कंपनी देने के लिए तुम्हारी बेटी तो है ना, इसलिए तुम दोनों इकट्ठे जाओ। अब वो दोनों एक मॉल में जाते हैं। वहाँ पर लूना को एक ब्रेसलेट पसंद आ जाता है, लेकिन इत्तेफाक से वही ब्रेसलेट एक रात पहले वर्निंग ने भी पसंद किया था और बोला था कि वो बाद में लेने के लिए आ जाएगी। लेकिन ये बात सेल्स गर्ल उनको बताती ही नहीं है, इस डर से कि ये लेडी शीजन की मिसेज है और इसको तो हम किसी सूरत एनॉय नहीं कर सकते। लेकिन उसे कोई तो एनॉय कर सकता था और वो सू वर्निंग के अलावा और कौन हो सकती थी। वो वहां पर आती है और फिर से उसे लड़ना स्टार्ट कर देती है। कहती है कि देखे, इसने पहले मेरा फियांसी छीना, स्टेटस छीना
और अब ये ब्रेसलेट भी मुझसे छीनना चाहती है। और मम्मी को तो हमेशा यही कहती थी कि शियाओ का स्टेटस छीन कर अब शियाओ के लिए गिफ्ट लिया हुआ ब्रेसलेट भी छीनना चाहती है। यहाँ पर वो उसके हाथ से वही ब्रेसलेट वापस हासिल करना चाहती थी कि इतने में ऊपर से शीचन पहुंच जाता है। ये मॉल उसी का था और बस उन्हें डांटता हुआ, उन्हें बेइज्जत करता हुआ वहां से निकाल देता है। शीचन कहने लगता है कि हमारे वेडिंग इनविटेशन कार्ड्स अब छप कर आ गए हैं, तो क्यों ना हम खुद ही अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करने के लिए जाएं। लूना एक विश करती है कि मैं अपने होम टाउन भी जाना चाहती हूँ, जहाँ से मेरे बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं, वहाँ के लोगों को भी इनवाइट करूँगी। और इसके साथ ही हमें पता चलता है कि उसके पुराने नेबर्स भी काफ़ी खुश थे जब उन्हें पता चलता है कि लूना की फाइनली अब शादी हो रही है और वो और उसकी बेटी बहुत अच्छे हालात में है। और उसी होम टाउन में शियाओ के बारे में पता चलता था, तो उसे तलाश करते हुए एडॉप्टिव मम्मी भी वहां पहुंच जाती हैं। वो आकर वहां के लोगों को एक फ़ोटो दिखाती हैं और वो थी उनके शियाओ के बचपन की फ़ोटो। वो पूछती हैं कि ये लड़की यहाँ पर कहीं आप लोगों ने देखी है, तो एक आंटी उसे फ़ौरन ही पहचान जाती हैं और कहती हैं कि हाँ बिल्कुल मुझे पता है इसका। थोड़ी ही देर बाद ये हम लोगों को अपनी शादी की इन्विटेशन कार्ड भी देने के लिए आने वाली है। ये सुनते ही मम्मी बहुत खुश हो जाती हैं कि मेरी बेटी शियाओ की शादी होने वाली है। वो फैसला करती हैं कि वो फैसला करती हैं कि यहीं बैठकर उसका वेट करेंगी। साथ ही साथ वो काफ़ी नर्वस भी थी कि पता नहीं मेरी बेटी मुझे पहचानेगी, मुझे एक्सेप्ट करेगी। लेकिन वह नहीं, उसे मन ही मन में ख्याल आ रहा था कि मैंने सोचा भी नहीं था कि वो अभी तक जिंदा होगी। अब वो भी मुझे कंपटीशन देने के लिए दोबारा आ रही है, ये मैं एक्सेप्ट नहीं करने वाली। और फिर थोड़ी ही देर बाद बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल के साथ शीचन की वाइफ वहाँ पर पहुँचती है और आकर अपने पुराने जान पहचान के लोगों को अपना इन्विटेशन कार्ड देने लगती है। और यहीं पर ही मम्मी बैठी हुई थी। वो जैसे ही आते हुए लूना को देखती हैं तो चिल्लाने लगती हैं कि अब तुम्हारा यहाँ पर क्या काम है। तो नेबर वाली आंटी उसे शांत कराती हैं और कहती हैं कि यही तो वो लड़की है जिसे आप तलाश कर रही थी, इसलिए अगर आपके बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं तो क्लियर कर लें। और इसके साथ ही मम्मी परेशान हो जाती हैं और उसकी नेप के ऊपर वो उसका वही बर्थ मार्क भी चेक करने लगती हैं और वही बर्थ मार्क एग्जैक्टली लूना की नेप पर भी था। ये देखकर तो वो परेशान हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा शर्मिंदा भी होती हैं। उसे गले लगाकर उससे माफ़ी मांगती हैं और कहती हैं कि मैंने सोचा भी नहीं था कि ये सारा जुल्म मैं अपनी ही बेटी शियाओ के साथ कर रही हूँ। शियाओ जब गुम हुई थी तो वो काफ़ी छोटी थी और अब अपनी मॉम को पहचान नहीं पा रही थी। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा परेशान कोई थी तो वो वानिंग थी। वो सोच भी नहीं सकती थी कि यही लूना उसकी अडॉप्टिव सिस्टर निकलेगी और पहले जो उससे छीन चुकी थी उससे भी ज़्यादा उससे छीनने के लिए वापस आ चुकी है। अब साथ ही साथ मम्मी यहाँ पर शीचन से कहने लगती है कि तुमने मेरी बेटी के लिए एक ग्रैंड वेडिंग अरेंज करनी है और अब हमेशा तुम उसे खुश रखोगे, ये मुझसे वादा करोगे। और फिर इसके साथ ही वो उसे अपने सू विला पर लेकर आती हैं। उसे उसके बचपन का कमरा भी दिखाती हैं और बताती हैं कि वो उससे कितना प्यार करती थी, रोज रोज उसे याद करती थी, इसीलिए उसके कमरे की एक भी चीज़ उन्होंने अदल बदल नहीं की थी। उन्हें पूरा विश्वास था कि एक दिन उनकी शिया उनको ज़रूर मिलेगी। और वही लूना जिसकी कोई भी फैमिली नहीं थी, अब उसे हस्बैंड भी मिल गया था, एक बेटी भी थी और साथ ही साथ उसे अपनी असली मॉम भी मिल जाती हैं। उसे पता चलता है कि वो कितने बड़े परिवार से हैं। उसका जिस तरह से मजाक उड़ाया जाता था, इंसल्ट की जाती थी, अब सब लोगों के मुंह बंद होने वाले हैं। इतने में शीचन आता है और आंटी से आकर कहने लगता है लूना को वापस लेकर जाना चाहता हूँ क्योंकि ऐना उसे बहुत मिस कर रही है। 2 दिन हो चुके हैं वो यहीं रह रही है। लेकिन मम्मी उससे कहने लगती हैं कि अच्छा तो फिर यूँ करो कि मेरी नवासी को भी यहीं ले आओ। मैं ऐसे कैसे अपनी बेटी को यहाँ से जाने दूँ, जब तक तुम उसके लिए इतनी अच्छी वेडिंग अरेंज नहीं करोगे मैं यहाँ से उसे नहीं जाने दूंगी। और वैसे भी वो उसे कंपनी में शेयर्स और बहुत सारी चीज़ें गिफ्ट में देना चाहती थी। वो कहती है कि कुछ समय मुझे भी उसके साथ बिताने दो। लेकिन उसी टाइम पर उन्हें ये नहीं पता था कि उनकी बेटी का पीछा करते हुए वार्निंग उससे बदला लेने के लिए वहाँ पर पहुँच चुकी है। वो आकर उससे कहती है कि अब तुम खुश हो, तुमने मेरी हर चीज़ मुझसे छीन ली और अब की बार तुम मेरी मॉम भी मुझसे छीनने के लिए आ चुकी हो। तो यहाँ पर लूना उससे कहती है कि ये चीज़ें कभी तुम्हारी थी ही नहीं, ये थी जो तुमने मुझसे छीन ली थी और अब मैंने वापस ले ली हैं। और वार्निंग जो कि विलन्स की भी विलन थी, उसे इतना गुस्सा आता है कि वो उसे स्विमिंग पूल में गिरा देती है और डुबोकर उसे मारना चाहती थी। लेकिन इतने में बाकी लोग भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वो आकर लूना को बचाकर बाहर कर लेते हैं। और पानी में डूबते हुए उसने एक दफ़ा फिर से मौत को सामने से देखा था, तो उसे 7 साल पुराना वाकया भी याद आ जाता है, कार एक्सीडेंट वाला दिन। वो कहने लगती है कि मुझे अच्छे से याद है कि जब मैं मरने वाली थी तो उस टाइम पर ड्राइवर किसी को कॉल कर रहा था और वो कोई और नाम नहीं ले रहा था बल्कि सू वार्निंग ही कह रहा था कि मैम मैंने अपना मिशन कंप्लीट कर लिया है। अब ये सुनते ही वार्निंग बहुत ज़्यादा डर जाती है और कहती है कि ये झूठ बोल रहे हैं। और फिर इतने में असिस्टेंट उसी ड्राइवर को भी वहाँ पर लेकर आ जाता है जिसका अता पता उन्होंने निकाल लिया था। और उस ड्राइवर को काफ़ी सारा मारने के बाद वो सारा कुछ एडमिट कर लेता है और कहता है कि यही लेडी थी वो जिसने मुझे 1 मिलियन दिया था इस लड़की को कत्ल करने के लिए। उस टाइम पर मेरी वाइफ बीमार थी तो मैंने ये सारा पैसा एक्सेप्ट कर लिया। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक्चुअली उस टाइम पर वार्निंग अब्रॉड थी और वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। जैसे ही उसे पता चला था कि शीचन के साथ कोई और लड़की है जो उसकी वाइफ बन चुकी है, तो उसने उसे रास्ते से ख़त्म करने का फैसला किया था।
यहाँ पर मम्मी उठती हैं और वनी को काफी मारती हैं और कहती हैं कि तुमने मेरी ही बेटी को कत्ल कराने की कोशिश की थी, तुम सच में अडॉप्टेड हो, तुम मेरा खून हो ही नहीं सकती। तो वो भी आगे से चिल्लाकर कहती है कि मैं हूँ भी नहीं आपका खून, मैं स्टार्ट से लेकर अब तक आपके लिए सिर्फ और सिर्फ एक रिप्लेसमेंट थी आपके बायोलॉजिकल डॉटर की, और अब ये आ गई है तो ऑफकोर्स आपने मुझे यहाँ से निकाल ही देना है। आपने मुझे अपनी बेटी की सब्स्टिट्यूट बनाया, उसके बाद एक सब्स्टिट्यूट फियांसी भी बना दिया, और जब मन चाहा मुझे निकाल कर साइड पर कर दिया। आखिर मेरी भी कोई इज्जत है, मुझे हर कोई एक मजाक समझ रहा था। यहाँ पर शीचन उससे कहता है कि मैंने काफ़ी तुम्हारी बकवास सुन ली है और ये सारी चीज़ें फिर भी तुम्हारे गलत कामों को जस्टिफाई नहीं करती, इसलिए वो उसे प्रिजन में फेंकने का ऑर्डर कर देता है कि इसके खिलाफ केस लड़ा जाए। और फिर यहाँ पर एकदम से लूना बेहोश हो जाती है और थोड़ी देर बाद हमें पता चलता है कि ये सब वीकनेस की वजह से हो रहा है, और साथ ही साथ उनके लिए एक गुड न्यूज़ भी है, लूना फिर से प्रेग्नेंट है और हैना का कोई ब्रदर या सिस्टर फिर से इस दुनिया में आने वाला है। अब ये सुनते ही पूरी की पूरी फैमिली बहुत खुश हो जाती है, और फिर फाइनली वो दिन आता है कि जब शीचन अपनी बेटी पूरे प्रोटोकॉल बैंड बाजा और बारात के साथ अपनी वाइफ को लेने के लिए आता है। यहाँ पर लूना दुल्हन बनकर खड़ी हुई थी और उसके लिए एक ग्रैंड वेडिंग को अरेंज किया गया था, और उसका दूल्हा बहुत ज़्यादा हैंडसम दिखाई दे रहा था। हर कोई उनके लिए बहुत खुश था, स्पेशली एना तो बहुत ही ज़्यादा। यहाँ पर वो दोनों वाउज लेते हैं कि खुशी में, गम में, बीमारी में, खुशहाली में हर जगह एक दूसरे का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे, और इसके साथ ही इस कहानी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।